ददानां छाय इदानीं पदच्छेदं कुर्मः। सर क्षम्यतां गुरवः क्षम्यतां શિલ્પાબેન નું સર શિલ્પાબેન નું માઇક ચાલુ છે ને કહો ને હા શિલ્પાબેન નું માઇક ઓન છે એને કહી દો અને મ્યુટ કરી દે સર અવાજ આવે છે। શિલ્પાબેન આપ માઇક મ્યુટ દરેક વ્યक्तिને नम्र विनंती करे, आप सबसे नम्र विनंती है कि अपना माइक म्यूट रखे। अब आपको जब तक माइक ना प्रयातां निषेधुसीमासनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमददानां आयेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। कृपया माइक म्यूट रखें। अब उस श्लोक का पदच्छेद करते हैं। अब पदच्छेद आपको दिखाई दे रहा है श्लोक का? हेलो दिलीप जी, पदच्छेद दिखाई दे रहा है? हाँ, सीताम उच्चलितः प्रयातां निषेधुषी आसन बंध धीरः जलाभिलाषी जलम आगदानां छाया इव ताम भूपति अन्वगच्छत्। इस तरह से हम पदच्छेद किया कर सकेंगे। फिर से मैं पदच्छेद आप भी पढ़ते रहिए, एक बार पदच्छेद को देख लीजिए। सीतः सीताम उच्चलितः प्रयातां निषेधुषी आसन बंध धीरः जलाभिलाषी जलम आददानां छाया इव ताम भूपति अन्वगच्छत्। अब हम प्रत्येक पद का परिचय प्राप्त करेंगे, हर एक पद का विश्लेषण करेंगे। आपके सामने मैंने पद रख दिए हैं, तो पद परिचय आपको दिख रहा होगा। हर एक पद का विश्लेषण यहाँ मैंने पेश किया है। आप देखिए, सबसे पहला पद है सीता, जो अकारांत है और विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है। अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम सीता, जैसे राम अकारांत होगा प्रथमा विभक्ति एक वचन। सीता तो सीता शब्द है अकारांत स्त्रीलिंग, विभक्ति एक वचन का रूप होगा सीता। उच्चलितः, उच्च जो है वो उपसर्ग है, चल धातु है और उससे तह प्रत्यय लगकर उच्चलितः, जिसे हम कर्मणि भूत त्रिदंत का प्रयोग कहते हैं, ऐसा पद बना है। क्षम्यतां, हम वर्तमान त्रिदंत कहते हैं। उच्चलितः, उच्चल तह ऐसा मिलकर अकारांत शब्द बनेगा और अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप बनेगा, जो राम की तरह चलेगा। उच्चलितः, फिर से मैं दोहराता हूँ, इस पद को आप समझ लीजिए। उत उपसर्ग पूर्वक चल धातु से ये शब्द निष्पन्न हुआ है। का प्रत्यय उसे यहाँ जोड़ा गया है, जो अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का उच्चलिता है, ऐसा रूप बना है। प्रयाताम, प्रयाता है उसका आकारांत प्रयाता शब्द है, उसका स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन में प्रयाताम ऐसा रूप बना है। निषेधुषी, नि उपसर्ग पूर्वक सद्रुल जो धातु है उसको लिट सु प्रत्यय लगकर गीप प्रत्यय उसके साथ जुड़ा है और इकारांत शब्द बना है निषेधुषी, ऐसा शब्द बनेगा। उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप होगा निषेधुषी। तो ये एक शब्द हम बाद में फिर इसका विश्लेषण करेंगे आगे जाकर। आसन बंध धीरहा, तो धीरहा हम जानते हैं कि ये भी विशेषण बना है, अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का ये रूप है आसन बंधन धीरहा। जलाभिलाषी, जल अभी जल उसके साथ अभी उपसर्ग जुड़ने से लस धातु से ये शब्द निष्पन्न होता है, नीनी प्रत्यय लगकर
प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा जलाभिलाषी। तो जल अभी उपसर्ग पूर्वक लस धातु से ये शब्द नीनी प्रत्यय से निष्पन्न होता है, जलाभिलाषी ऐसा शब्द बनेगा। फिर जलम शब्द है जो हम जानते हैं अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक वचन का यहाँ है, प्रथमा में भी समान ही बनता है, जलम जले जलानी, जलम जले जलानी। उसी तरह से यहाँ प्रथमा द्वितीय समान बनेगा, यहाँ द्वितीय का रूप है। आददाना, तो आददाना शब्द है जो आ और दा धातु से आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु से लट सानच प्रत्यय होकर, जिसे हम वर्तमान कृदंत कह सकते हैं, और टाप प्रत्यय होकर आददाना शब्द बनेगा। उसकी द्वितीय विभक्ति एक वचन क्षम्यता आददाना, उसकी द्वितीय एक वचन का रूप बनेगा आददाना, आददाना। छाया शब्द आकारांत है, सीता की तरह उसके रूप चलेंगे, आकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति प्रथमा एक वचन। ईव है वो अव्यय है, हम जानते हैं। ताम जो प्रत्यय है वो तद स्त्रीलिंग का, ता ते ताहा ताम ते ताहा ताम है, वो तद स्त्रीलिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। भूपति ही हम जानते हैं इकारांत हरि की तरह ये शब्द है, इकारांत पुल्लिंग में है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। और अंत में अन्वगच्छत, वो पहले भी ये क्रियापद आ चुका है, क्रियापद है, अनु उपसर्ग पूर्वक गम धातु से निष्पन्न होता है, लंग लकार यानी कि भूतकाल का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अन्वगच्छत। आगे भी हमने यही देखा था कि धेनु अन्वगच्छत, सुदक्षिणा धेनु अन्वगच्छत, तो वहां भी ये रूप आया था, इसलिए इसका परिचय यहाँ दोबारा ज्यादा विवेचन करने की जरूरत नहीं। तो आपके सामने पदों का परिचय, पद विश्लेषण रख दिया है, आप देख सकते हैं दिलीप जी पद विश्लेषण, दिलीप जी पद विश्लेषण देख सकते हैं आप। पूजा जी, जागृति जी, अस्तु अस्तु तर्हि यह पद परिचय करके मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, या इसमें इस श्लोक में क्रियापद कौन सा है, ये पदों में से कौन सा पद क्रियापद है? अभी मैंने बोल दिया, कोई बता सकता है? कोई बताए? अन्वगच्छत, अन्वगच्छत जी, बोला आपका नाम? जागृति। हाँ, साधु साधु, अन्वगच्छत क्रियापद है, तो इसका अर्थ क्या होगा हम आगे देख चुके हैं, दूसरे ही श्लोक में क्रियापद आया है, अन्वगच्छत का अर्थ क्या होगा कोई बताएगा? एक बार पढ़ाई गई बातें हम फिर से नहीं, हाँ बोलिए, कोई बोलेगा? अनुसरण करवू, पाछड़ पाछड़ जाओ। हाँ, संस्कृत में कोई अर्थ बोलेगा? अन्वगच्छत, अनुसृतवती, अनुसृतवती, हाँ हाँ हाँ, अनुसृतवान, पुल्लिंग में होगा अनुसरणम कृतवान, अनुश्रुतवान ऐसा अर्थ करेंगे, अनुश्रुतवान। तो बिल्कुल समझ में आ गया। अन्वगच्छत वो क्रियापद हैं और उसका अर्थ करेंगे अनुश्रुतवान। अब मैं आपके सामने प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कहाँ अनुश्रुतवान, कहाँ अन्वगच्छत? तो कर्तुपद की जिज्ञासा रहती है, आकांक्षा करनी पड़ेगी हमें, तो कोई कर्तुपद बोलेगा कहाँ अन्वगच्छत? अन्वगच्छत, हाँ, भूपति ही अन्वगच्छत। तो कर्तापद प्रथमा विभक्ति में, तो भूपति ही ऐसा पद है जो इसके साथ जुड़ सकता है, इसके साथ इसका अन्वय हो सकता है क्रियापद का। तो अब हमारे सामने वाक्य ऐसा बनेगा, भूपति ही अन्वगच्छत। भूपति ही अर्थात कहा, कोई बताएगा? भूपति ही अर्थात कहा, बोलिए। ओ उत्तम, भूपति अर्थात राजा, दिलीप, दिलीप अन्वगच्छत। तो अब देखिए आपके सामने कर्तापद आ गया और क्रियापद आ गया, दोनों मिलकर अब वाक्य बन गया, भूपति ही अन्वगच्छत अर्थात राजा दिलीप अन्वगच्छत। अब मुझे कर्मपद चाहिए, भूपति ही काम अन्वगच्छत, काम अनुश्रुतवान, भूपति अर्थात राजा दिलीप काम अनुश्रुत, तृतीय विभक्ति में होगा नंदिनीम, हाँ बिल्कुल दिलीप जी,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों को भी बोलने का अवसर देना चाहिए। आप तो विपन्न हैं इसलिए आप जल्दी से बोल जाते हैं। हाँ जी जी, कोई नहीं, अच्छा है, प्रोत्साहन मिलता है, अन्य लोग भी सोचे। देखिए, क्रिया कर्म पद हमेशा द्वितीय विभक्ति एक वचन में होगा, कर्तरी वाक्य रचना। तो हमने कर्ता पद देख लिया, भूपति ही, जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, और उसके अनुसार क्रियापद भी देख लिया, अन्वगच्छत्, भूपति ही अन्वगच्छत्, भूपति ही काम अन्वगच्छत् इति प्रश्ने सति उत्तरं वर्तते अत्र, भूपति ही ताम नंदिनी अन्वगच्छत्, अर्थात नंदिनी अर्थात धेनुम, नंदिनीम धेनुम अन्वगच्छत्। यहाँ उसके लिए ताम इति लिखा है, ताम अर्थात नंदिनी, ताम नंदिनी अन्वगच्छत्। अब श्लोक का मुख्य वाक्य आपको मिल गया। इस पूरे पद्य का कालिदास को कहना इतना ही है कि वो राजा दिलीप वो गाय के पीछे पीछे चला, गाय के पीछे पीछे गया। अब गाय वन में प्रवेश कर चुकी हैं और दिलीप भी उसकी रक्षा करते हुए वन में प्रवेश करने वाले हैं। तो यहाँ यही कहना है कालिदास को कि भूपति ही अर्थात राजा दिलीप ताम अर्थात नंदिनी, नंदिनी धेनु, अन्वगच्छत् अर्थात अनुसरणम कृतवान, उसके पीछे पीछे अनुसरण करने लगा, राजा अनुसरण करने लगा। ये मुख्य वाक्य बन गया। तो इस पद्य का मुख्य वाक्य क्या है, अगर कोई पूछे आपसे तो क्या बताएंगे? ये 6ठे श्लोक का मुख्य वाक्य क्या है? बोलिए, कोई बताए क्या है 6ठे श्लोक का मुख्य वाक्य? कोई बोलेगा? दिलीप को बात करके कोई भी बोले, पूजा बेन बोले, जागृत, हाँ बोलिए। भूपति ताम अन्वगच्छत्। अच्छा, जागृति बेन ने उत्तर दिया। अब पूजा बेन बोले मुख्य वाक्य समझ में आया? इस पद्य का मुख्य वाक्य क्या है? बोलिए, बताइए। हाँ, और लोग बताए, और लोग बोले मुख्य वाक्य जी, बोलिए। हाँ हाँ, पूरा वाक्य बोलिए, पूरा मुख्य वाक्य। हेलो, अच्छा देखिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, तो मैं ही बोल देता हूँ। भूपति ही ताम अन्वगच्छत्, जिसमें भूपति ही कर्तृपद है, ताम वो कर्म है, और क्रियापद है अन्वगच्छत्, जिसका सरल अर्थ यही होगा कि भूपति ही अर्थात राजा दिलीप, ताम अर्थात नंदिनी, धेनुम अन्वगच्छत् अथवा अनुसरणम कृतवान। संस्कृत में सरल वाक्य ऐसे बोला जाएगा, राजा दिलीपः नंदिनी अनुसरणम कृतवान, नंदिनी अनुसृतवान, नंदिन्याः अनुसरणम कृतवान, अतः नंदिनी अनुसृतवान अर्थः अस्य श्लोकस्य। अब होता है कि राजा दिलीपः भूपति ही कीदृशः सन् ताम अन्वगच्छत्। कीदृशः सन्, कैसे बनते हुए, कैसे कैसे उनके पीछे पीछे अनुसरण करने लगा, तो कोई बताएगा? तो देखिए, कीदृशः सन्, भूपति ही कीदृशः सन् ताम अन्वगच्छत्। कीदृशः सन्, तो देखिए श्लोक में पदों में लिखा है, भूपति ही ताम स्थिताम स्थितः सन् अन्वगच्छत्। स्थिताम स्थितः, पहले पद्य में हमने देखा था, स्थिताम स्थितः सन्, स्थितः सन् अन्वगच्छत्। स्थितः, स्थितः सन्, स्थितः अर्थात तिष्ठन्, तिष्ठन् कदा, यदा धेनुः तिष्ठति स्म, अतः अत्र लिखितं स्थितां स्थितः सन्, धेनुं स्थिता स्थिता स्थितं सन्, स्थितः सन् भूपतिः अन्वगच्छत्। स्थितां स्थितः सन् अन्वगच्छत् इति उत्तरम्। अब फिर से मैं आपको बता रहा हूँ सरल शब्दों में कि किस तरह से उसने अनुसरण किया धेनु का। तो देखा, गाय जब खड़ी रहती थी तो दिलीप जी खड़ा रहता, इसलिए स्थिताम स्थितः सन्, जब गाय खड़ी रहती थी तो दिलीप भी खड़ा रहता था। अतः कथम भूपति ही कीदृशः सन् अन्वगच्छत्, तो भूपति ही ताम नंदिनी
स्थितां स्थितः सन् अन्वगच्छत्। अर्थात यदा नंदिनी स्थिता भवति स्म तदा सः दिलीपः अपि स्थितः भवति स्म, अर्थात तथैव तिष्ठति स्म। यदा धेनुः तिष्ठति स्म तदा दिलीपः अपि तिष्ठति स्म इति भावार्थः। इसलिए मैं अगला जिज्ञासा, अगली आकांक्षा करने के लिए आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं। भूपति ही कीदृशः सन् ताम अन्वगच्छत्, तो उत्तर यही होगा भूपति ही ताम अर्थात नंदिनी स्थितां स्थितः सन् अन्वगच्छत्। अर्थात जब गाय खड़ी रहती थी तो दिलीप भी खड़ा रहता था। देखिए वो सेवा करने वाला जो सेवक है दिलीप राजा है, लेकिन गाय जहां रुकती है, जहां खड़ी रहती है वहां उसको खड़ा रहना है, वहां वो खड़ा रहता था। ये बड़ी मुश्किल स्थिति होती है। जब धेनु की सेवा करता है, जब गाय की सेवा करता है तो गाय के हरेक व्यवहार पर वो उसका अनुसरण करेगा। उसको वैसे अपनी मर्जी से नहीं, गाय की मर्जी से उसकी साथ चलना है। तो गाय के पीछे पीछे वन में तो गया, लेकिन वन में गाय जहां खड़ी रहती है वहां उसको खड़ा रहना है, जहां गाय बैठती है वहां बैठना है, जहां गाय सोती है वहां उसको सोना है। तो अत्र प्रश्न है एवं कृत कालिदास अत्र कथयति दिलीपः कथम अन्वगच्छत्, कीदृशः सन् दिलीपः अन्वगच्छत्, धेनुम् अन्वगच्छत्, भूपतिः अन्वगच्छत्। तो भूपतिः ताम नंदिनीं स्थितां स्थितः सन् अन्वगच्छत्। अर्थात सरलम संस्कृत इत्थं भवति यदा धेनुः स्थिता भवति स्म तदा दिलीपः अपि स्थितः भवति स्म इति अर्थः। अर्थात हिंदी में बोले तो गाय जब खड़ी रहती थी तब दिलीप भी खड़ा रहता था। उसी तरह उसके पीछे पीछे अनुसरण करने लगा। गाय के प्रत्येक व्यवहार का अनुसरण उसे करना। तो आपको समझ में पहला पद आ गया। प्रश्न ऐसा, आकांक्षा ऐसे होगी, भूपति ही कीदृशः सन् ताम अन्वगच्छत्, तर्हि एवं उत्तरं भवति भूपति ही अर्थात राजा दिलीपः ताम अर्थात नंदिनीं स्थितां स्थितः सन् अन्वगच्छत् इति। दिलीप जी ये वाक्य स्पष्ट हो गया? दिलीप जी? जी हाँ हाँ, स्थितां स्थितः सन् अन्वगच्छत्, बस इतना सोचना है कि भूपति ही अर्थात राजा दिलीपः ताम अर्थात नंदिनी स्थितां स्थितः सन् अन्वगच्छत्। और दूसरा आगे पुनः कीदृशः सन् ताम अन्वगच्छत्, फिर कैसी तरह उसका अनुसरण करने लिखा है। तो आगे लिखा है पुनः कीदृशः सन्, तो आपको ढूंढना है पदों में से पुनः कीदृशः सन्। तो लिखा है ना आगे, देखिए आगे क्या लिखा है, प्रयाताम उच्चलितः सन्, प्रयाताम पुनः कीदृशः सन् ताम अन्वगच्छत्, प्रयाताम उच्चलितः सन् ताम अन्वगच्छत्। जब प्रयाताम यदा धेनुः चलति स्म तदा सः चलति स्म, उच्चलति अर्थात चलति, यदा धेनु चलति स्म तदा सः चलति एवं अन्वगच्छत्। अर्थात हिंदी में बोले तो जब धेनु चलती थी तब उसके पीछे पीछे दिलीप चलता था। अतः अत्र पुनश्च कीदृशः सन् ताम अन्वगच्छत्, प्रयाताम उच्चलितः सन् ताम अन्वगच्छत्, धेनुम् अन्वगच्छत्। अर्थात धेनु जब चलती थी तब दिलीप चलता था, इस तरह से उसका अनुसरण करने लगा। पुनश्च कीदृशः सन् ताम अन्वगच्छत्, आगे भी और आकांक्षा करनी है। देखिए पुनः निषेधुषीम आसन बंध धीरः सन् ताम अन्वगच्छत्, यहाँ भी दो पद है। निषेधुषीम उपविष्टाम, निषेधुषीम अर्थात उपविष्टाम, गाय जब बैठती थी, यदा धेनुः उपविशति स्म तदा आसन बंध धीरः, तदा वो भी आसन बंद लगा के धीर हो जाता था। अतः गाय जब बैठती थी तभी वो बैठता था। अतः अत्र आकांक्षा भवति पुनश्च कीदृशः सन् ताम अन्वगच्छत्, तो पुनश्च भूपति ही निषेधुषीम आसन बंधा धीरः सन् अर्थात उपविष्टाम सन्, यदा गाय उपविष्टा भवति स्म, गाय बैठती थी तब आसन बंधा धीरः, तब वो भी आसन बंध हो जाता था। उसी तरह से स ताम अन्वगच्छत्, उसी तरह से वो गाय के पीछे पीछे गया। देखिए तीन बातें यहाँ हमें जिज्ञासा होती है। कीदृशः सन् राजा दिलीपः ताम अन्वगच्छत्,
तो पहले कहा कि स्थिताम स्थिता सन ताम अन्वगच्छत्, अर्थात गाय जब खड़ी रहती थी तब वो खड़ा रहता। पुनश्च कीदृशः सन ताम अन्वगच्छत् प्रयाताम उच्चलितः सन, अर्थात गाय जब चलती थी तब वो चलता था, उस तरह से वो उसका अनुसरण करने लगा। पुनश्च कीदृशः सन ताम अन्वगच्छत्, अर्थात वहां लिखा निषेधुषीम आसन बंधा धीरः सन ताम अन्वगच्छत्, अर्थात गाय जब बैठती थी तब वो बैठता था, उसी तरह वो उसके व्यवहार का देखकर वो उसका अनुसरण करता था। देखिए 3 बातें यहाँ स्पष्ट हो गई। राजा कीदृशः सन ताम अन्वगच्छत्, तो एक बात स्थिताम स्थितः सन ताम अन्वगच्छत्, दूसरी बात है प्रयाताम उच्चलितः सन ताम अन्वगच्छत्, और तीसरी बात है निषेधुषीम आसन बंधः धीरः सन ताम अन्वगच्छत्, और चौथी बात है पुनश्च कीदृशः सन ताम अन्वगच्छत्। तो देखिए जलम आददानाम जलाभिलाषी सन, जलाभिलाषी सन, वो पानी पीने की इच्छा तब करता था जब गाय पानी पी लेती, गाय को पानी पिला देता था। अतः जलम आददानाम, जलम आददानाम, अर्थात जलम दत्वा, जलम यदा धेनुः जलम पीबति स्म तदा सः अपि जलाभिलाषी सन, तब वो भी जल पीता था। अतः अत्र लिखितम जलम आददानाम जलाभिलाषी सन ताम अन्वगच्छत्। तो यहाँ भी 4 बातों का उल्लेख किया। जब पहले 5वें श्लोक में भी 4 तरह से सेवा किया, यहाँ भी गाय के 4 प्रकार के व्यवहार को देखकर वो उसका अनुसरण करते हुए गाय का अनुसरण करता था। मतलब कीदृशः सन, मुख्य प्रश्न है यथम वर्तते अस्मिन् श्लोके, मुख्य प्रश्न इस श्लोक में यही होगा कि राजा दिलीप ने गाय का अनुसरण किया, लेकिन कैसा दिलीप किस तरह से अनुसरण किया, कैसा बनकर अनुसरण किया। तो जब गाय खड़ी रहती थी तो दिलीप खड़ा रहता था, जब गाय चलती थी तो दिलीप चलता था, जब गाय बैठती थी तो दिलीप बैठता था, और जब गाय पानी पीती थी तब दिलीप पानी पीने की इच्छा करता था। इस तरह से वो गाय के पीछे पीछे अनुसरण करने लगा, जंगल में इस तरह से गाय के पीछे पीछे चल रहा। तो देखिए यहाँ 4 तरह से उसने 4 व्यवहार, यदा धेनुः तिष्ठति स्म तदा दिलीपः अपि तिष्ठति स्म, यदा धेनुः चलति स्म तदा सः अपि चलति स्म, यदा धेनुः उपविशति स्म तदा सः अपि उपविशति स्म, यदा धेनुः जलं पिबति स्म तदा सः जलेच्छुकः भवति स्म, एवं सः ताम अनुसृतवान अथवा तस्याः अनुसरणं कृतवान। इस तरह से अनुसरण करने लगा। तो आपके सामने मैं इस तरह की जिज्ञासा रख सकता हूं, अपेक्षा। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा, मुख्य वाक्य यही है, भूपति ही ताम अन्वगच्छत्, अर्थात भूपति ही नंदिनी अनुसृतवान। किंतु कीदृशः सन भूपति ही ताम अन्वगच्छत्, तो पहले सबसे पहली बात है स्थिताम स्थितः सन अन्वगच्छत्, दूसरी बात है प्रयाताम उच्चलितः सन अन्वगच्छत्, और तीसरी बात है निषेधुषीम आसन बंधा धीरः सन ताम अन्वगच्छत्, और चौथी बात है जलम आददानाम जलाभिलाषी, और उसकी एक उपमा दी है, ऐसी तरह से चलना। देखिए कालिदास की उपमा बड़ी प्रसिद्ध है, हम जानते हैं कालिदास जो उपमा देता है वो ऐसे बैठती हैं। तो उपमान और उपमेय दोनों उत्कृष्ट होते हैं कालिदास के तुलना में। जो तुलना के लिए जो वो 2 पदार्थों को रखता है, उपमेय और उपमान, दोनों इतने जबरदस्त होते हैं, समान गुण वाले होते हैं कि इसमें से कौन श्रेष्ठ है कौन। वैसे तो उपमेय की तुलना में उपमान ज्यादा गुणवान होता है, लेकिन कालिदास के दोनों समान गुण वाले हमें प्रतीत होते हैं। तो इसकी तुलना किसके साथ की जाए, दिलीप किस तरह अनुसरण करने लगा, तो उसकी तुलना की है इन्होंने। कथम अनुसृतवान, कोई बोलेगा किसके साथ तुलना की है श्लोक में देखकर, किस तरह से अनुसरण करने लगा दिलीप, कोई तुलना बताएगा? वाह भाई वाह। आप देखिए अपनी छाया कभी अपना पीछा छोड़ती है, वो अपने पीछे ही चली आती है। वो उसी तरह छाया की तरह, प्रतिबिंब की तरह हमारा प्रतिबिंब कभी अलग नहीं होता। हम जहां चलते हैं वहां चलेगा, हम जहां बैठते हैं वहां बैठेगा,
हम जब भी खड़े होते हैं वहीं खड़ा होगा। तो प्रतिबिंब ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा छाया छाया ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा अपने साथ रहती है। तो उसी तरह वो गाय की छाया की तरह वो उसका अनुसरण करने लगा। तो यहाँ लिखा है छाया ईव ताम अन्वगच्छत्। कथम अन्वगच्छत्? छाया ईव, छाया अर्थात प्रतिबिंब, यथा प्रतिबिंबं भवति तथैव सः प्रतिबिंब रूपेण तस्याः पृष्ठे तस्याः अनुसरणं कृतवान्। अर्थात प्रतिबिंब बनकर, छाया बनकर वो गाय के पीछे चला। तो जैसे छाया वैसे वो अनुसरण करने लगा। तो कोई बताएगा इसमें उपमेय क्या है, उपमान कौन है, इसकी तुलना किसके साथ की गई है? कोई बताएगा? की तुलना कोई छाया के बताएगा साथ की गई है। हेलो, किसकी तुलना? दिलीप की हाँ तुलना बोलिए। छाया के साथ की गई है। वेरी गुड, गुड। तो दिलीप की तुलना छाया के साथ की गई है, प्रतिबिंब के साथ की गई है। तो गाय है, वो गाय वस्तु है, उसका अनुसरण दिलीप कर रहा है। तो कोई व्यक्ति होता है, उसका अनुसरण छाया करती है, प्रतिबिंब करता है। उसी तरह से यहाँ उपमा अलंकार होगा। अब आपके सामने मैं आकांक्षा रखता हूँ, आप आकांक्षा को एक बार पढ़ लीजिए। आपको दिख रही है आकांक्षा? मित्रों, आपको आकांक्षा दिख रही है? कोई बताए मुझे। हाँ, देखा थी एक एक प्रश्न आप देखिए, एक एक प्रश्न को मैं उत्तर सहित बोलता हूँ। कहाँ अन्वगच्छत्? तो भूपति ही अन्वगच्छत्। हाँ, भूपति ही काम अन्वगच्छत्, भूपति ही ताम नंदिनी अन्वगच्छत्। हाँ, भूपति ही कीदृशः सन् ताम अन्वगच्छत्, भूपति ही ताम स्थिताः सन् अन्वगच्छत्। पुनः कीदृशः सन् ताम अन्वगच्छत्, तो पुनः प्रयाताम उच्चरितः सन् ताम अन्वगच्छत्। पुनश्च कीदृशः सन् ताम अन्वगच्छत्, निषेधुषीम् आसनबद्ध धीरः सन् ताम अन्वगच्छत्। पुनश्च कीदृशः सन् ताम अन्वगच्छत्, जलम आददाम जलाभिलाषी सन् ताम अन्वगच्छत्। कथम ताम अन्वगच्छत्, छाया इव ताम अन्वगच्छत्। देखिए, आपके सामने अब जिज्ञासा आकांक्षा के सारे क्वेश्चंस आ गए, और इतने क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं तो आपको पूरा श्लोक का तात्पर्य मालूम हो जाएगा। और पूरे श्लोक का मुख्य वाक्य तो इतना ही है, भूपति ही अर्थात राजा दिलीपः, ताम अर्थात नंदिनी, अन्वगच्छत्, इतना ही कालिदास को कहना है। लेकिन किस तरह से दिलीप ने उसका अनुसरण कैसे किया, तो देखिए, प्रत्येक गाय के व्यवहार को अनुसरण करता है। वो सिर्फ गाय का केवल अनुसरण नहीं करता, मतलब गाय जैसा जो क्रिया करती है वो क्रिया तब वो करता है। गाय को पानी बिना के बगैर उसे पीना नहीं है। गाय जब बैठती है विश्राम करने के लिए तब उसको विश्राम करना है, और गाय जब जगती है तब उसे जग जाना है। देखिए कितनी कठिन ये सेवा है, मतलब गाय को कब जगना है वो भी उसको देखना पड़ेगा, गाय को कब बैठना है तो ही उसको बैठना है, चाहे श्रम कितना भी हो, लेकिन उसको अनुसरण गाय का करना है। प्रत्येक व्यवहार गाय का, प्रत्येक व्यवहार में उसका जो क्रिया है उसके साथ चल करते करते उसकी सेवा करनी है। उसे स्वयं नींद आए तो सोना नहीं है, जब गाय को नींद आती है वो सो जाती है तब उसे सोना है, और उसके पहले उठ जाना है। जब धेनु उठ जाती है तो उठ जाना है, जब गाय चलने का प्रारंभ करती है तो चलना है। तो ऐसे कठिन व्रत का पालन उसे करना है, तो उसी तरह से धेनु की सेवा उसे करनी है। तो इस तरह से हमने देखा। तो पूरा अन्वय इस प्रकार होगा, आपके सामने मैंने अन्वय रखा है, देख लीजिए। अब अन्वय आप स्वयं भी कर सकते हैं श्लोक को देखकर। तो श्लोक को देखकर आप अन्वय करने का भी प्रयास करते हैं इस तरह से। देखिए, कर्ता पद पहले आ गया, क्रियापद सबसे पीछे चला गया, और कर्म पद धीर आ गया। भूपति ही ताम स्थिताम स्थितः प्रयाताम निषेदुषीम आसन बंध धीरः जलम आददानाम जलाभिलाषी सन छाया ईव अन्वगच्छत्। इस तरह से अन्वय होगा। कोई अन्वय बोलेगा एक बार देखकर, कोई अन्वय बोलेगा देखकर, प्लीज आप में से कोई एक अन्वय बोले कृपया। कस्सी देखा अन्वय वदेत् इति मम आशय। भूपति ताम स्थितः
प्रयाताम् उच्चलितः निषेधुषीम् आसन् बन्धधीरः जलम् आददाना जलाभिलाषी सन छाया इव अन्वगच्छत्। हाँ, छाया इव अन्वगच्छत्। तो साथ साथ उसे इतनी क्रियाएं करते रहना है। तो यहाँ जो बीच में जो क्रियापद जो लगे हैं, अरे क्रियापद नहीं, बीच में जो जो शब्द लगे हैं, उच्चलितः, आसन बंध धीरः, जलाभिलाषी, वो दिलीप के लिए बने हैं। प्रयाताम सन, निषेधुषीम आसन बंध सन। तो यहाँ कृदंत का, कालिदास ने कृदंत का प्रयोग किया है। कृदंत को हम बाद में देखेंगे। अब हर एक पद का अन्वय के क्रम में जो है, हर एक पद का हम अर्थ देखेंगे, तीनों भाषाओं में अर्थ। इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप अर्थ देख लीजिए। देखिए, भूपति ही का अर्थ बहुत स्पष्ट है, मैं नहीं बोलूंगा। दिलीप ताम अर्थात ताम नंदिनी, स्थिताम अर्थात अवस्थिताम सतीम, अर्थात गाय के लिए है अवस्थिताम सतीम, स्थितः अवस्थितः दिलीपः अवस्थितः सन, प्रयाताम अर्थात गाय जब ठहरती है तो वो ठहरता है, प्रयाताम अर्थात प्रस्थिताम, उच्चलिताम, उच्चलिता वो प्रस्थिता वो चलने लगता है, निषेधुषीम अर्थात सम उपविष्टाम बैठने पर, आसन बंधाधीरा स्थिरतया उपविष्टा वो बैठते हुए स्थिर बैसीने, जलम अर्थात पानीयम पानी जिसे कहते हैं, आददानाम पिबंतिम, आददानाम अर्थात पिबंतिम अर्थात जब गाय पीने पर, गाय के पानी पीने पर, वो जलाभिलाषी जलम पिबन जल पीते हुए उसका अनुसरण करता है। और छाया प्रतिबिंबम, छाया छायडो जेने कहती है गुजराती में, ईव यथा के अर्थ में है, समान के अर्थ में है। और अन्वगच्छत अर्थात अनुगमनम चकार, ऐसा परोक्ष भूतकाल में अर्थ कर सकते हैं, लेकिन हम सरल कृदंत क्या प्रयोग करना चाहिए भूतकाल के लिए, अनुश्रुतवान, जैसे कृतवान गतवान, ऐसे उसे अनुश्रुतवान ऐसा अर्थ करेंगे, अर्थात अनुसरणम कृतवान ऐसा भी बोल सकते हैं, अनुश्रुतवान अनुसरणम कृतवान। अब पूरा वाक्य ऐसा हुआ, भूपति ही नंदिनी अनुश्रुतवान, लेकिन अनुसृतवान ऐसा करना है तो वाक्य ऐसे ही बनेगा, ही नंदिन्याः अनुसरणम कृतवान। जो विच्छेद करेंगे अनुसरणम कृतवान तो नंदिन्याः षष्ठी करनी पड़ेगी, लेकिन विच्छेद नहीं करेंगे अनुश्रुतवान बोलेंगे तो जैसे क्रियापद है कर्म है वो द्वितीय, भूपति ही नंदिनी ताम नंदिनी अनुश्रुतवान, ऐसा वाक्य मुख्य वाक्य होगा। अब तीनों भाषाओं में उसका भावार्थ देख ले। भावार्थ हम बोलेंगे इसे, देखिए इस तरह से कि पहले संस्कृत में, सरल संस्कृत में लिखा है, ये आप स्वयं भी लिख सकते हैं सरल संस्कृत में, ऐसा ही नहीं लिखना है, आप अपने शुद्ध भाषा में लिख सकते हैं उस सरल शुद्ध संस्कृत में। राजा दिलीपः नंदिनी नंदिन्याः तस्याः छाया इव सेवां कृतवान, छाया इव सेवां कृतवान, આપણે કોઈને કહીએ છાયાની જેમ એની પાછળ રહ્યો અને સેવા કરી। यदा सा अवस्थिता तदा राजा अपि स्थितः जातः, यदा सा उच्चलिता तदा राजा अपि चलितः, यदा सा उपविष्टा बभूव तदा राजा अपि आसीनः अभवत्, यदा सा जलम अपीबत तदा राजा अपि जलम पीतवान इति सामान्यः अर्थः। अब कोई हिंदी में अर्थ बोल जाएगा देखकर, कोई हिंदी में भावार्थ बोल जाए, बोले कोई हिंदी में बोले। सर बरोबर क्लियर देखा तो नहीं मां, ये आंखों अच्छा। देखा तो नहीं। ओ क्या करे, अब देखिए अब दिख रहा है आपको। हाँ, राजा दिलीप नंदिनी की छाया के समान बनकर सेवा की थी। जब नंदिनी ठहरती तब राजा भी ठहर जाता, जब नंदिनी चलती तब राजा भी चलता था, जब नंदिनी बैठती थी तब राजा भी बैठता था, जब वह जल पीती थी तब राजा जलाभिलाषी होता था। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और पूजा बेन आप गुजराती वाला भावार्थ बोल जाए, पूजा बेन गुजराती में भावार्थ बोल जाए, बोलिए गुजराती में भावार्थ बोलिए पूजा बेन। मुझे लगता है पूजा बेन सुन नहीं रही, तो अभी जो वो बहन है ना वो कर्णावती वाले, मैं शिल्पा बेन
पद हाँ गुजराती में बहुत आवाज आ रही है। राजा की रीते को નંદીની માફક સેવા કરી ત્યારે નંદિની ઊભી રહેતી હતી ત્યારે રાજા ઊભો રહેતો હતો ત્યારે નંદિની ત્યારે રાજા લગાવી સ્થિર બેસતા એ અક્ષર જ નહીં બરોબર દેખાતા ક્લિયર. અચ્છા અને જ્યારે તે નંદીની ચાલતી हेलो અચ્છા sure. જ્યારે તે નંદીની પાણી म्यूट कर दीजिए અવાજ આવે છે. कृपया माइक म्यूट कर दीजिए आप सब लोग कृपया माइक म्यूट कर दीजिए હેલો આપનું માઇક મ્યુટ કરી દો બધા લોકો હવે નિદર્શન અહીંયા રજૂ કર્યું છે વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ તો આપને મને ખ્યાલ નહીં તમને કેવું દેખાય છે પણ હવે આપણે જરા ઝડપથી આમાં રહેલા પદોનો વિશિષ્ટ અર્થ એટલે કે પદોની વિશિષ્ટતાઓ જોઈ લઈએ સમાસની દૃષ્ટિએ કેટલા પદો છે જુઓ આમાં ભૂપતિ શબ્દ છે એનો સમાસ વિગ્રહ ઉ શબ્દ का समास विग्रह भुवः पतिः भुवः अर्थात पृथिव्याः પૃથ્વીનો પતિ ભૂલોકનો પતિ એટલે ષષ્ઠી તત્પુરુષ સમાસ બનશે પતિ શબ્દમાં ભુવઃ પતિઃ ભુવઃ ભૂહુ શબ્દની ષષ્ઠી વિભક્તિ ભુવઃ ભુવઃ પતિઃ જે દિલીપ એવો અર્થ થાય ત્યાં ષષ્ઠી તત્પુરુષ સમાસ આસન બંધ ધીરઃ તો આમાં બે સમાસ છે पहलो छे आसन बंधा इतना शब्द नो विग्रह करिए आसन बंधा उसमें शब्द का विग्रह इस तरह से होगा आसनस्य बंधः आसन बंधः षष्ठी तत्पुरुष फिर आगे चलकर तत्र धीरः तस्मिन धीरः तत्र धीरः सप्तमी से उसका विग्रह होगा तस्मिन तत्र धीरः सप्तमी तत्पुरुष समास इस तरह से यहाँ दो समास से पद बनेगा लेकिन पूरा सामासिक शब्द है वहां सप्तमी तत्पुरुष समास होगा आसन बंधा धीराः अर्थात आसन बंधे धीराः सर्वप्रथमं तत्र आसनस्य बंधः इति आसन बंधः षष्ठी तत्पुरुष समास और तत्र धीराः ऐसा करके वहां सप्तमी तत्पुरुष समास होगा जलाभिलाषी वहां कैसा समास विग्रह जलम अभिलषितुम शीलम यस्य जलाभिलाषी तत्र उपर तत्पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप बनेगा जलाभिलाषी और फिर जलाभिलाषी पद बनता है तो जलम अभिलषितुम जल की इच्छा के लिए शीलम अस्य जलाभिलाषी उपर तत्पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन का ये शब्द है आददानाम आदत्ते इति आददाना ताम आददानाम अत्रापि उपर तत्पुरुष समास आदत्ते इति आददाना और इसका द्वितीय विभक्ति एक वचन में आददानाम उपर तत्पुरुष समास यहाँ बनेगा इस तरह से यहाँ चार पदों में हमने समास देखे भूपति ही आसन बंध धीरः तीसरा पद है आददानाम और चौथा पद है जलाभिलाषी ओके तो ये चार पदों में हमने भूपति में षष्ठी तत्पुरुष समास आसन बंध धीर में सप्तमी तत्पुरुष समास जलाभिलाषी में उपर तत्पुरुष समास और आददानाम में उपर तत्पुरुष समास बनेगा हाँ बोलिए किसी का कोई प्रश्न है दिल्ली जी कुछ कहना है आगे चले बाद में हम प्रश्नोत्तरी करेंगे अष्ट संधि युक्त पदों को देख लीजिए स्थिताम उच्चलितः तो तीन पद है यहाँ स्थिताम वत्ता उत वत्ता चलितः इसमें पहले स्थिताम उत हैं वहां स्तोहोश्चुनाश्चुहु इति सूत्रेण च्युत्व संधि ही भवति और वहां सिर्फ वर्णम है उच्चलितः ताम उच्चलितः तो इसमें एक पहले च्युत्व संधि और फिर होगा
वहाँ स्थिताम वहाँ वर्णमेलनम, और उच्चलिता जो चकार है वहाँ डबल तका चकार हो करके डबल च हो जाता है, वहाँ सूत्र संधि ऐसा हम बोलेंगे। वहाँ सूत्र यही होगा, स्तोहो चूना चुहु इति सूत्रेण। अस्तु आगे, निषेधुषीम आसन बंध धीरः, ऐसा पूरा पद है जिसमें निषेधुषीम और आसन बंध धीर में सिर्फ वर्ण मेलन है, मकार जो है हलंत है वो आ मिलने से वर्ण मेलन होगा, निषेधुषी मा हो जाएगा, मासन बंध धीरः ऐसा। जलम आददानाम, उसमें जलम वत्ता आददानाम, वहां भी वर्ण मेलन से संधि हुई है, कोई सूत्र नहीं बनाना है वहां। छाएव, यहाँ छाया ईव, छाएव ऐसा होता है, तो वहां गुण संधि बोलते हैं हम उसे। छाया के पीछे आ है और ईव का ई है, तो आ के बाद ई आया है, तो आ और ई दोनों के स्थान पर एकार हो जाता है, जो गुण होता है वो गुण वहां हो जाता है। तो आद गुणः इति सूत्रेण अत्र गुण संधि भवति इति। भूपतिरन्वगच्छत्, तो भूपति ही अन्वगच्छत्, ऐसे दो पदों का यहाँ संधि हुआ है। तो यहाँ हम जानते हैं कि भूपति ही में जो विसर्ग है वो विसर्ग का अभाव हो जाता है। किस सूत्र से अभाव हो जाता है? तो खरावसानयो, आगे भी ये सूत्र को हम देख चुके हैं। खरावसानयो इति सूत्रेण अत्र भूपति इत्यत्र विसर्ग अभाव, तस्य स्थाने तत्र रकारः भवति, भूपतिरन्वगच्छत् ऐसा संधि होगा। तो भूपतिरन्वगच्छत्, इस तरह से जहां जहां संधि होता है वो बातों को, वो पदों को हमने देख लिया। अब आगे कृदंत को देखते हैं, ये महत्वपूर्ण अंश है। इस श्लोक में बहुत सारे कृदंतों का प्रयोग किया है कालिदास, और सारे कृदंत है वो वर्तमान में शत्रुसानच ऐसे हम प्रयोग बोलते हैं, तो इस प्रयोग का यहाँ प्रयोग किया है। देखिए पहला पद है स्थितः, तो हम जानते हैं कि स्था धातु है और तह प्रत्यय लगा है। जो वर्तमान कृदंत हम गुजराती भाषा में और हिंदी में वर्तमान कृदंत कहते हैं। कृदंत जैसे जतो जता, एना पाछળ जता जता, એ શું કરતો હતો, એમ વર્તમાન કૃદંત। એક ક્રિયા તો ચાલુ જ છે, સાથે મુખ્ય ક્રિયાની અનુસરણ કરવાની ક્રિયા તો ચાલુ જ છે, બીજી ક્રિયા પણ સાથે સાથે એ કરે છે। એટલે સ્થિતાહ, તો સ્થા ધાતુને ત પ્રત્યય લાગવાથી વર્તમાન કૃદંતનું પ્રથમા વિભક્તિ એકવચનનું રૂપ બને। જેમ કે ગચ્છન, ગચ્છન શબ્દ હોય ગમ ધાતુમાંથી બને ગચ્છન, અને પછી ગચ્છન શબ્દના પણ રૂપો બને, गच्छतः गच्छतौ गच्छन्तः एम। तो उसी तरह से गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, तो यहाँ इसी तरह से स्थितः शब्द बना है, स्था धातु तह प्रत्यय लगा है यहाँ। उसी तरह उच्चलितः उपसर्ग है, चल धातु है, और उसमें भी तह प्रत्यय लगने से वर्तमान कृदंत का रूप बना है, और प्रथमा विभक्ति एक वचन, और दोनों दिलीप के लिए है। स्थितः सन, उच्चलितः सन, अर्थात स्थितः सन तिष्ठन सन, ऐसा भी बोल सकते हैं, तिष्ठन, स्थितः अर्थात तिष्ठन सन, उच्चलितः सन अर्थात उच्चलितः, चलन सन, चलन ऐसा भी बोल सकते हैं, उच्चलन। आददानाम, तो वो आ उपसर्ग है और धा है, दा यहाँ गलत, दा धातु है, और आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु को लट वर्तमान काल में सानच प्रत्यय लगता है, सानच आन और मान प्रत्यय लगते हैं ऐसी तरह से। तो यहाँ आददानाम प्रत्यय, सानच प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंग में टाप होता है, टाप प्रत्यय लगता है, स्त्रीलिंग होता है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बना है। आददा ना हो करके आददानाम, ऐसा द्वितीय एक वचन का रूप बनता है। और जलाभिलाषी, जल अभी उपसर्ग और लस धातु से नीनी प्रत्यय लग के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनता है, जलाभिलाषी। सारे जो हमने पद रखे हैं वो कृदंत के पद हैं, और इसमें वर्तमान कृदंत का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग कालिदास में इस यहाँ किया है। चारों का पदार्थ भी हमने देख लिया, पदार्थ को एक बार फिर से देखिए। देखिए स्थितः का अर्थ होता है अवस्थितः सन, अथवा स्थितः का अर्थ होता है तिष्ठन सन, ऐसा भी कर सकते हैं। तिष्ठन अर्थात ठहरने पर, उभा रहता। प्रयाताम, प्रयाताम और स्थिताम ऐसा लिखा है, प्रयाताम का प्रस्थिताम ऐसा लिखा है। उच्चलितः अर्थात प्रस्थितः। निषेधुषीम समुत्विष्टाम,
ऐसा अर्थ करेंगे। आसन, हाँ, जलाभिलाषी, जलम पिबन सन, ऐसा कर सकते हैं, जलम पिबन सन। स्थितः सन अर्थात तिष्ठन सन, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। उच्चलितः सन अर्थात उत्तिष्ठन चल सन, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो रूप है वो सारे रूप हम देख सकते हैं कि वर्तमान कृदंत के रूप हैं। तो यहाँ छंद पूर्ववत है, हम जानते हैं उपजाति छंद, लेकिन यहाँ अलंकार के विषय में मैंने चर्चा किया है। लेकिन यहाँ जो संभावना की है, दिलीप छाया की तरह उसके पीछे पीछे गया, तो यहाँ कल्पना और संभावना से यहाँ ईव है वो उत्प्रेक्षावाचक है। तो छाया ईव अन्वगच्छत इत्यत्र संभावना वसात उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में भी उपमेय भी होता है, उपमान भी होता है, लेकिन दोनों के बीच संभावना की जाती है, कल्पना की जाती है, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ईव शब्द जो है वो उपमावाचक भी है, उत्प्रेक्षावाचक भी है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा द्विधा भवति, वाच्योत्प्रेक्षा प्रतीयमान उत्प्रेक्षा। जहाँ उत्प्रेक्षा वाचक जो शब्द है ईव, ननु, खलु, मन्ये, उनका शब्द सह प्रयोग नहीं होता, वहां प्रतीयमान उत्प्रेक्षा होता है। और जहां इन शब्दों का प्रयोग होता है ईव आदि, मन्य आदि का, तो वहां वाच्योत्प्रेक्षा होता है। तो यहाँ वाच्योत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा के भी मुख्य दो प्रकार होंगे, वाच्य उत्प्रेक्षा, प्रतीयमान उत्प्रेक्षा। यहाँ वाच्य उत्प्रेक्षा है, इसीलिए वाच्योत्प्रेक्षा है। तो यहाँ आप देख लीजिए, उत्प्रेक्षा द्विधा, वाच्योत्प्रेक्षा, प्रतीयमानोत्प्रेक्षा। अत्र संभावना वाच्य रूपा, अतएव वाच्योत्प्रेक्षा संभवति। उत्तम च, साहित्य दर्पण में उत्प्रेक्षा का लक्षण दिया है, हमने पहले भी देख लिया। जहाँ प्रकृत की अप्रकृत के साथ अर्थात उपमेय की उपमान के साथ संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पवेत संभावनो उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना, वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमम द्विविधा मता। अर्थात जहाँ प्रकृत की अर्थात उपमेय की उपमान के साथ संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हमने यहाँ देखा कि यहाँ दिलीप की छाया के साथ, प्रतिबिंब के साथ संभावना की गई है। दिलीप गाय की छाया नहीं है, हम जानते हैं, वास्तविकता यही है, लेकिन संभावना की गई है कि वो छाया की तरह उसके पीछे पीछे गया, तो वहां उत्प्रेक्षा होती है। और संजीवनी भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इस तरह से संजीवनी टीका है। संजीवनी स्थिता इति, तो श्लोक के स्थिता है इति को हमने यहाँ रखा। भूपति ही ताम स्थिताम सती स्थिता हसन, स्थिति ही उद्वावस्थानम प्रयाताम प्रस्थिताम उच्चलिता इति अर्थः। प्रस्थिता निषेदुषीम अर्थात निषणाम, उपविष्टाम इति अर्थः। भाषायाम सद अवसा श्रुवाः इति क्वसु प्रत्ययः, वो हमने देख लिया, क्वसु प्रत्यय लगता है और वो रूप बनता है गीतश्च इति सूत्रेण इति गीपः। आसन बंधः उपविशने धीरः अर्थात स्थितः। उपविष्टः सन्नित्यर्थः। जलम आददानाम जलम पिबन्ति, जलाभिलाषी अर्थात जलम पिबन इत्यर्थः। इत्थम छाया इव अन्वगच्छत इति, अन्वगच्छत अर्थात अनुसृतवान इति। तो इस तरह से संजीवनी टीका का आशय भी हमने आगे देख लिया है। तो इस तरह से आपको इस श्लोक का भावार्थ और अर्थ और पदार्थ हमने देखा। पूरे क्रम को आपको स्वयं अब धीरे धीरे चलकर इसी क्रम में पदच्छेद करना है, इसी क्रम में पद विश्लेषण करना है, आकांक्षा करनी है और अन्वय बनाना है। स्वयं अन्वय बन जाता है, फिर उसकी व्याकरण की जो विशेषताएं हैं, समास, संधि, वो भी आप धीरे धीरे समझते रहेंगे। तो इस तरह से हमने श्लोक को पढ़ लिया। अब आपके सामने मैंने श्लोक पढ़ा दिया, एक बार उस श्लोक का फिर से हम लोग गान कर लेते हैं। धीरे धीरे छठा श्लोक भी आपको समझ में आ गया है। आपको कोई प्रश्न है दिलीप जी, और कोई किसी को कोई प्रश्न है? हमने फिर से आपके सामने श्लोक रख दिया है, छठा श्लोक देखिए। स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुसीमासनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छाया इव तां भूपतिरन्वगच्छत्। छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्।
इस तरह से आपको श्लोक, आप सब लोग एक बार मेरे साथ गाइए, लेकिन म्यूट करके, अनम्यूट नहीं करना है। स्थिता स्थितामुच्चलितः प्रयाताम् निषेधुसीमासन बन्धधीरः जलाभिलाषीं जलमाददानां छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत् छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत्। तो यहाँ छठा श्लोक हम समाप्त करते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो लिखते रहिए। हम एक और ट्यूटोरियल अथवा एक और कंटेक्ट क्लास होगा आपका, जिसमें सारे प्रश्नों का समाधान भी हम करेंगे। तो समाप्त करें दिलीप जी। दिलीप जी, दिलीप जी सुनिए जी। जिगर जी, आचार्य जी। हाँ कौन बोल रहे हैं आप बोलिए नाम अपना। जी मैं सुमित बोल रहा हूँ मैं। सुमित जी बोलिए। जी 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 जी। हाँ जी मुझे पूछना, वो आपने धातु रूप बताया ना, अन्वगच्छत का गच्छतौ गच्छता, वो कौन सा भूत का बताया आपने या भविष्य का बताया? वो धातु रूप कौन सा है? हाँ मैंने अन्वगच्छत पहले दे दिया है। यहाँ अन्वगच्छत है वो भूतकाल का रूप है, भूतकाल का रूप उसके है। रूप क्या चलेंगे रूप उसके? हाँ वो अगच्छत होता है ना, जैसे अनद्यतन भूतकाल जिसे बोलते हैं हम, और जैसे अगच्छत के आगे अनु उपसर्ग लगा है, अनु अर्थात पश्चात, अनुगम, अनुगम गम धातु ही है। हम गच्छति जो जैसे बनाते हैं ना गच्छति, तो वहां अनुगच्छति ऐसा बनेगा, लेकिन यहाँ अनु और अगच्छत होता है, तो दोनों की संधि हो जाएगी, अनु अगच्छत, तो वहां हो जाएगा अन्वगच्छत, ऐसा हो जाएगा भूतकाल में ये रूप। धातु रूप क्या चलेगा इसका? अन्वगच्छत चलेगा या गच्छत चलेगा? अगच्छत अगच्छत भी चलता है, धातु रूप है वो क्या चलेगा? अनु जोड़ देना है सिर्फ। अन्वगच्छत जो होता है वो अनु और अगच्छत का ही वो होता है। तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन ऐसे चलाते हैं ना, तो इसमें भी अन्वगच्छत, अन्वगच्छताम, अन्वगच्छन, इस तरह से चलाएं। जी 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 सुमित जी समझ में आया आपको? हाँ जैसे जी समझ आ गया। हाँ उसके आगे उपसर्ग लगा है और कुछ नहीं। जी अच्छा जी। अच्छा मुझे ना ये स्क्रीनशॉट लेने, आप थोड़ा मतलब धीरे धीरे स्क्रॉल करिए, मुझे पहले वाले के स्क्रीनशॉट लेने हैं, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। सुमित जी आप सुनिए, मैं सारे मटेरियल्स आपको भेजूंगा, जिसमें यही सारा टाइप किया हुआ वैसा का वैसा मिलेगा। वो कब देंगे? वो अभी 10 लोग हो जाएंगे, मैं आपको 10 लोग आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। आप उसकी प्रिंट निकाल के कभी भी पढ़ सकते हैं। तो जी वो पीडीएफ भेजेंगे आप फिर? हाँ पीडीएफ भेजेंगे हम, क्योंकि मेरी पता है पिछले सप्ताह की मेरी जो 3 कक्षाएं ना वो भी मिस हो गई हैं, वो तीनों कक्षाएं मेरी पिछले सप्ताह की। सारे श्लोक है ना, जो सारे श्लोक हैं मैं पढ़ा के 10 लोग हो जाते हैं, तो मैं उनकी पीडीएफ भेजूंगा, और पीडीएफ को भी एक आप नंबर से खोल सकेंगे। आप जो नहीं पढ़ता है वो नहीं खोल सकेगा, तो मैं नंबर भी उनके जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो उनको पीडीएफ मिलेगी, और पीडीएफ में सारी चीज होगी जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल। अच्छा जी ठीक है, मतलब अगर छूटता भी है तो हम उसमें देख सकते हैं। हम बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, आप यही सिस्टम से ही होगा, उसमें इससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो आप पूरा करें। आज का प्रथम श्लोक मुझे दिखाएं, वो आज का प्रथम श्लोक क्या था? छठा श्लोक था, स्थिता है ऐसा करके छठा श्लोक था। जी जी। अब फिर अगले बुधवार को, अगले गुरुवार को हम मिलेंगे। हेलो, आप सबको सूचना है कि फिर अगले गुरुवार को मिलेंगे। हमारी कक्षाएं सप्ताह में 3 दिन चलेगी, बुध शुक्र और हाँ 3 दिन होगी। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो नहीं पढ़ा वो आपको मटेरियल्स मिलेगा, लेकिन आप जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार पढ़ लिया तो फिर पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से चिरंजीवी हो जाएगा वो नॉलेज, वो आपको बिल्कुल याद रहेगा, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जी जी
तो आप सबको निवेदन है कि कक्षा में जुड़ते रहिए। आज इतना ही, और सबको धन्यवाद। सब सुने, धन्यवाद, सबका आभार और प्रणाम सबको सर, जय धन्यवाद। सोमनाथ, प्रणाम। प्रणाम, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, सर्वेभ्यो नमो नमः, जय तु सोमनाथ। अस्तु तर्हि मिलामः। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ सुमित भाई, हाँ जी 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 बोलिए। અરે હિન્દી જો કે ગુજરાતી જો પહેલો શ્લોક હતો ને એનું તો हिंदी મારી हिंदी જોડે તમારી જોડે જ નહીં. नहीं 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 गुजराती आता है, हिंदी हिंदी। हाँ पहला श्लोक का आपके पास नहीं है ना कुछ? मेरा भी नहीं मिस नहीं। हो गया था पहला श्लोक तो पहला दिन। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो पहले सप्ताह की 3 कक्षाएं मेरी मिस हुई हैं, तो मैंने वो उसका बात करा है, वो कहते मैं दे दूंगी, मैं आचार्य जी से बात करिए। तो वो एक ट्यूटोरियल लेक्चर लगेगा जिसमें सभी कक्षाएं के बारे में वो बताएंगे, तो हाँ वो ठीक रहेगा वो। अच्छा, आपकी संस्कृत में शुरुआत है अभी? हाँ मेरा तो सेकंड में संस्कृत था, 2009 में क्लियर किया बीए विद साइकोलॉजी। सेकंड में संस्कृत रखा था, करना था पीएचडी संस्कृत में, बस सबने साइकोलॉजी लेवाया। साइकोलॉजी नहीं लो ऐसा आपने बोला अभी, था। हाँ आपने अभी भी जो संस्कृत का? नहीं वैसे संस्कृत संभाषण क्लास अभी चालू है ना, वो संस्कृत भारती के द्वारा 10 दिन का हाँ आज से। हाँ। हाँ तो अच्छा अभी उसमें भी जुड़ी हूँ मैं। हाँ उसमें भी जुड़ी हूँ मैं। अच्छा, वो संस्कृत जो संस्कृत भारतीय, उसमें एक कक्षा और होती है, पत्राचार पाठ्यक्रम। उसमें क्या है कि जो भाषा प्रविष्ट है ना, वो तो मैंने थोड़ा सा हाँ पढ़ा है। हाँ पर अभी तो थोड़ा भूल गई हूँ कि थोड़ी लाइफ डिस्टर्बेंस है इसीलिए, क्योंकि अभी अच्छा वो राजेंद्र महोदय है ना, वो हमारे यहाँ संस्कृत अच्छा भारती में मतलब को पढ़ाने आते थे यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी में जी 2018 में 18। हाँ तभी हाँ मैंने, मुझे फ्री में करवाया था सर ने। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गुजरात में संस्कृत में। अच्छा अच्छा। नहीं, अब संस्कृत पत्राचार पाठ्यक्रम लगते हैं तो उससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, और एक तो स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी, दूसरा आपको धातु के बारे में समझ आ जाएगा अच्छे से कि धातु रूपानी क्या है। वे तो क्या है, संस्कृत में बहुत रस है। वैसे वैसे ही वो पांडुरंग शास्त्री का जो चलता है ना स्वाध्याय पर, उसमें बचपन से जुड़ी हूँ ना, इसीलिए इंटरेस्ट ज्यादा है। अच्छा जी जी। आपने मेरा सब्जेक्ट तो साइकोलॉजी था, क्लियर तो बीए तो साइकोलॉजी में किया है मैंने। अच्छा, आपने वैसे संस्कृत +2 तक पढ़ी है या बीए तक पढ़ी है संस्कृत? नहीं नहीं संस्कृत तो सेकंड में रखा था मैंने, कॉलेज में बीए किया ना तो संस्कृत सेकंड में रखा था। तो एफए में किया, और कभी मतलब ग्रामर के कारण थोड़ा नहीं अच्छा लगता है, पर संस्कृत संभाषण किया तो थोड़ा ग्रामर में इंटरेस्ट आ गया, वो भाषा प्रवेशिका थोड़ा पढ़ा। अच्छा अच्छा, व्याकरण और हाँ ग्रामर में गलतियां हो जाती है ना कई बार। बहुत मिस्टेक है उसमें, वो विसर्ग तो बहुत पहला दिन तो मेरा ना दूसरा दिन था ना, तो मुझे हाँ ललित सर को बोल दिया कि ये तो बहुत बोरिंग लगता है यार, तो ग्रामर तो मतलब ऐसे मतलब पदच्छेद उसमें तो ज्यादा नहीं होती, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं, वो तत्पुरुष और ऐसा ऐसा कुछ आता है ना उसमें, बहुत लॉन्ग लकार हो। हाँ। इसीलिए तो मैंने बोला था सर को कि ये लट लकार ये क्या है, सब वो बुक में तो है पर पढ़ा तो है, पर हम्म अभी याद नहीं है कि थोड़ा। हम्म। हाँ थोड़ा सा वर्ष के बाद में अभी क्या है कि थोड़ा रहता है, तबीयत के कारण भी थोड़ा माइंड डिस्टरबेंस रहता है कभी कभी जी बहुत ज्यादा। जी जी। हाँ इसमें संस्कृत यह तो है ना मैंने कि बारीकी क्या। हम्म। इसमें यह है कि बारीकियां बहुत है, मतलब ध्यान से करना होता है सब कुछ, तो हाँ इसमें ध्यान बस आप। से रहता है। उसमें क्या है, साइकोलॉजी अभी पढ़नी नहीं है, नेक्स्ट ईयर चाइल्ड साइकोलॉजी में चाइल्ड काउंसलर बनना है, तो 2 साल साइकोलॉजी पढ़ना है, पर उसके पहले संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, माइंड रिलैक्स हो जाए, बाद में साइकोलॉजी पढ़ेगी, क्योंकि विकृतियां जब आती है ना उसमें तो बाकी हाँ इसीलिए। इंटरेस्ट हाँ एक जगह रखो, इंटरेस्ट एक जगह रखो, चाहे जहां मर्जी रखो, एक नहीं जगह होना चाहिए फोकस। उसमें क्या है कि जब संस्कृत संभाषण का क्लास किया ना, भाषा वैसा का पढ़ लिया ना यूनिवर्सिटी में, तब से संस्कृत में ज्यादा इंटरेस्ट आया। वैसे तो सिंगिंग का अभी मेरा कंटिन्यू चालू ही है,
संस्कृत संभाषण सप्ताह थे ना जो डॉक्टर आम्बेडकर यूनिवर्सिटी की, तो उसमें हाँ मैं हाँ। कंटिन्यू, तब मेरा सिंगिंग था, हर रोज भेजते थे हम वीडियो बना के अच्छा। स्वपरिचय में ऐसे। पर आता नहीं है तो अट्टे कट्टे जो भी आए वो मतलब क्या। वैसे मेरा प्राचीन भजनों में ज्यादा इंटरेस्ट है, संस्कृत स्तोत्र में, पर सब गा लेते हैं, वैसे सिंगिंग में जाते हैं मेरे सॉन्ग सब में गाने के लिए। अच्छा, अब हाँ सुभाषितम, सुभाषितम में ज्यादा होगा, नहीं नहीं, सुभाषितम। सुभाषित नहीं आती थी, वो ऐसे ही गा लिया था, वैसे यूट्यूब में सुना एक दो बार, और पहले तो लिख लिया ऐसे, और बाद में थोड़ा सा गा लिया, 10 सुभाषित बनाई, लिख दिया अच्छा। और गा लिया। उसमें आता नहीं है, सुभाषित गायन नहीं आता है। स्तोत्र गायन में तो क्या है, पहले से प्रार्थना करते हैं सुबह में तो वैसे ही गा लेते हैं। तो मैंने रुद्राष्टकम लिया था, जी। स्तोत्र में था, पहला दिन स्तोत्र था, सुभाषित गायन था, लास्ट में स्वपरिचय था, बीच में हम्म मतलब वो कथा कथन स्पर्धा थी, अलग अलग हम्म 6 दिन चला था उसमें। हम्म। वैसे तो भजन में ज्यादा रहता है और स्तोत्र में ज्यादा रहता है। हाँ, एक हाँ और काम कर सकते हैं आप, YouTube पे ना राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की ऑनलाइन YouTube ट्यूटोरियल्स पड़े हैं, लेक्चर सारे। काम करो, एक काम करो, आप आपका नंबर मुझे लिखवाओ, नहीं तो हाँ वैसे ही अब समाप्त होने वाले हैं ये ऑनलाइन, तो आप हाँ नंबर बस। बोलो था। अच्छा लिखो, नंबर लिखो, 9888 9 888 3 25266 2 5 52 2 डबल डबल। सिक्स। देखो, 9 888 3 2 5 2 6 बराबर। जी बराबर बराबर। तो आप मुझे आप इसमें मैसेज कर दीजिए, तो आपको मैं मतलब बता दूंगा इसमें डिटेल क्या है, कैसा जरूर है। जरूर। तो जी आपने क्या ठीक पढ़ा है। है? मेरी तो पढ़ाई क्यों, मेरी यूजीसी मेरी भी देने वाली है, तो मेरे भी, मैं एमए इकोनॉमिक्स हूँ मैं, तो ओके। शास्त्री इकोनॉमिक्स में है। वैसे वैसे संस्कृत मैं सीख चुका हूँ काफी मैं, तो संस्कृत में भी मेरी समाज तक मैं काफी पहुंच चुका हूँ, तो बस मेरा ओहो। थोड़ा सा ही रह गया इसमें। लेकिन सब मूड पे आधार रहता है, जब मूड होता है तो सभी का मूड पर मूड डिसऑर्डर है थोड़ा। पढ़ हाँ लिया था तो मैं नहीं हो कभी रिलैक्स वो नहीं, काउंसलिंग अभी चल रहा है तो अच्छा है, पहले से तो बहुत अच्छा हो गया, पर कभी कभी थोड़ा होता है ना फैमिली इश्यू, तो हो जाता है डिस्टरबेंस। जी। अच्छा चलिए, अब बंद करें अब फिर, अब और चलो जिगर जी देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब बंद करेंगे। मोरे के चलो। सामने बात करें तो कोई उल्टा सुल्टा नहीं समझे। अच्छी बात हाँ है। जी ठीक है, चलो। धन्यवाद है, धन्यवाद है। सर्वेभ्यः हाँ। नमो नमः। नमो नमः।